नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने जाना कि रमानाथ अपने ज़्यादा पैसे दिए जाने पर जालपा से थोड़ा गुस्सा होता है और साइकिल उठाकर रतन के घर जाता है। पर वहाँ पर रतन छोटे बच्चों के साथ झूला झूल रही थी और उसको भी झूलने को कहती है। इस वजह से वह उससे कुछ कह नहीं पाता और घर वापस आ जाता है। देखिए आगे क्या होता है। गबन का भाग 19। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे ना करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे, आप रुपए भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे, यह घर पर मिले ही नहीं, यह 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारो मदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती, कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदलकर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर लेई, कामे से तो गवा रहनबा। बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेवे का भेजन रहा। जालपा, कौन मेम साहब? कहार, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत हैं। जालपा, तो लाए रुपए? कहार, लाए काहे नाही, पिरथी के छोर पर तो रहत हैं, दौरत दौरत गोड़ पे राय लाग। जालपा, अच्छा, चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे ना लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, मैंने कह दिया था रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज़्यादा हैं, उसने आप ही आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम, देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज़ दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करके अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा, बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गईं। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो? रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र
उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम ना जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दें। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब फिरह में रुपए न थे तो चीज लाए ही क्यों? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह सूझी क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक इतना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने आ जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गईं। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुका कर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तक्षजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद ना की थी, और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएं। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो? कोई वैश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही की साथिन हूँ। भले मैं तुम चाहे मेरी बात पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ खोलते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई, गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र करनी थी। वह कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण हो भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये का
बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में ना जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तो भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर ना जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? जी खजांची साहब, तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था। रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर ना था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? रमानाथ, जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही ना रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा, इसे कहाँ रखूँ? मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। 500 रुपये नकद थे, वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 1-2 चीज़ें लेनी थी। उधार से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ, क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूँ, कोई बंदोबस्त ना हो सका। रमेश, अपने पिता से तो कहा ही ना होगा? रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपए तो ना देते, उल्टी डांट सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, या मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक 1 पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो ना खुल जाएगी? बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक ज़रूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए न थे। उसका आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे वो। दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिख कर मंगवा लूँ? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ, हाँ, आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त में पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, ना किसी को कर्ज देता हूँ, ना किसी से लेता हूँ। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से ना बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ होती। हथकड़ियाँ? यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं?